नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर राज्यसभा टेलीविजन की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार इस वक्त जोर शोरों पर है। 4 चरण के लिए मतदान हो चुका है। लगभग 260 सीटों पर मतदान हो चुका है और तकरीबन 143 सीटें हैं ऐसी कि जिन पर अगले 3 चरणों में वोट होना है, मतदान होना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर एक खास चर्चा के लिए हम यहाँ हैं उत्तर प्रदेश विधान भवन के इस प्रांगण में, और एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ मौजूद है जो कि न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों की नुमाइंदगी करता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रूपरेखा वर्मा। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रही हैं, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मंसूर हसन साहब। आप एक लंबे अरसे से लखनऊ में रह रहे हैं, बीमारों को ठीक कर रहे हैं और समाज के कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारे साथ हैं वंदना मिश्रा जी, जो कि पत्रकार रह चुकी हैं, आजकल उत्तर प्रदेश PUCL की जनरल सेक्रेटरी हैं। साथ ही हमारे साथ राकेश जी हैं, आप इप्टा यानी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी लेखिका, पत्रकार रह चुकी महरूज जाफर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रूपरेखा जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की एक काफी बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी विधानसभा है, देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। उसके लिए आजकल चुनाव प्रचार जोरों पर है। कई चरणों में मतदान हो चुका है, 3 चरणों में भी बाकी है। क्या तस्वीर देखती हैं आप कि जो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के रियल कंसर्न है वो इन चुनावों में कहीं एड्रेस होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैनिफेस्टो में और अपने भाषणों में तो उनमें से बहुत सारे मुद्दों को लोगों ने लिया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं लिया है, हालांकि कुछ मुद्दे छूटे भी हैं या ये है कि उतनी मजबूती से नहीं खड़े किए गए जो होने चाहिए थे। लेकिन हम लोगों की जो ज्यादा बड़ी चिंता होती है वो ये है कि आप मैनिफेस्टो में क्या लिखते हैं और फिर लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए अपनी स्पीचेस में क्या कहते हैं। इन 2 कदमों के बीच में एक बड़ा दोहरापन हमें दिखने लगता है। और तीसरा, जब भी आप सत्ता पे काबिज होते हो या ऑपोजिशन में भी होते हो तो आप किस तरह के काम करते हो, बहुत बड़ा एक गैप इन दूसरे और तीसरे कदम के बीच में हमें दिखता है। तो हमारी एक शहरी होने के नाते ये ज्यादा बड़ी चिंता है कि आप सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स कर रहे हो या आप जनता के वेलफेयर की पॉलिटिक्स कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। डॉक्टर मंसूर हसन साहब, आप एक लंबे समय से यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी जो सूरत हाल है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं और क्या उसे और बेहतर बनाए जाने की जरूरत आप महसूस करते हैं? कोई दो राय नहीं है कुर्बान अली साहब के बहुत कुछ करना है। और ये 200 करोड़ की आबादी, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलस स्टेट है। मैं समझता हूँ बहुत कुछ अभी आगे करना है और जो कुछ है वो इतना कम है कि हम यही कह सकते हैं कि भाई आटे में नमक के बराबर। और बट मुझे खुशी ये है कि कई मैनिफेस्टोज में मैंने ये देखा, पढ़ा, सुना कि अब यकीनन एक कोशिश होगी। मैं अपने डिपार्टमेंट की भी कह सकता हूँ, कार्डियोलॉजी या उसमें KGMC में डिपार्टमेंट, तो मुझे लगता है कि एक तवज्जो का एक पहला कदम आया है और लोग एहसास कर रहे हैं कि भाई अब जैसे हार्ट डिजीज के बारे में आप जानते ही हैं, एक एपिडेमिक के फॉर्म में आ गई है और ये कहा जाता है कि 10 साल के अंदर अंदर इंडिया विल बी द कैपिटल ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड एंड अदर डायबिटीज एंड सो ऑन। मैं तो समझता हूं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें बड़े खुले दिल से काम होना चाहिए। मुझे कुछ खुशी भी है कि कुछ हिस्से में एटलीस्ट इन कार्डियोलॉजी स्टेप्स लिए गए हैं और कुछ मदद भी की भी उम्मीद है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो मदद करेगी, सोचेगी और इस पे एक्शन होगा। क्योंकि देखिए, विलेजेस में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। आपको हैरत होगी कि विलेजेस में जहां कभी गांवों में नहीं होता था, अब ये वबा की तरह से फैल रहा है। मैं तो अपनी छोटी सी बात कह रहा हूं, मतलब देयर मैनी अदर बहुत सी और चीजें हैं। वंदना जी,
आप पीसीएल के लिए काम करती हैं, मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही हैं। उत्तर प्रदेश में मानवाधिकारों का रिकॉर्ड भी कोई बहुत अच्छा नहीं है और एक जमाना था कि एनकाउंटर्स के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता था। आज भी हम सुनने को मिलते हैं कि पुलिस एनकाउंटर्स में बेगुनाह लोग मार दिए जाते हैं। क्या हालत है कानून व्यवस्था की और उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, कानून व्यवस्था की हालत के बारे में तो यहाँ सब लोग जानते हैं कि कानून व्यवस्था की हालत उत्तर प्रदेश की अच्छी नहीं है और दंगों के मामले में भी सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। तो मैं समझती हूँ कि जहाँ तक दंगों की बात है तो जैसे कहा जाता है पिसमील उपाय सुझाए जाते हैं, लेकिन सच्चा कमेटी की रिपोर्ट को आए 10 साल हो गए हैं, पूरे 10 साल हो गए हैं। उसके पहले गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट थी और अभी उसके बाद सच्चा कमेटी की रिपोर्ट की रिव्यू के लिए अमिताभ कुंडू साहब की रिपोर्ट आई है, लेकिन इनके रिकमेंडेशंस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि उस पर काम होना बहुत जरूरी है। और हमारे एक परिचित, यहाँ के सबसे परिचित है, उन्होंने कहा है दंगों के बारे में कि 24 घंटे से ज्यादा कोई दंगा नहीं चल सकता है जब तक उसमें स्टेट की राजी खुशी ना हो। तो इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। और जब माइनॉरिटीज की हालत सुधरेंगे और जब शिक्षा और रोजगार की स्थितियां सुधरेंगी तो मैं समझती हूँ कि सरकारें उस तरह से चला नहीं पाएंगी। लेकिन ये जो आप कह रही हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट, मानवाधिकार की बात, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात, वो कहीं चुनावों में मुद्दा बनते हुए दिखे नहीं। वो मुद्दा नहीं बन रहे हैं और ये तो बड़े इश्यूज हैं जो मुद्दा नहीं बन रहे हैं। और कुछ चीजें तो हम लोगों के ध्यान से भी छूट जाती हैं, जैसे कि जीने का अधिकार हमारा जो संविधान से गारंटीड है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि ये गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। और हमारे यहाँ लखनऊ शहर में और पूरे उत्तर प्रदेश में ये मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी जारी है और 7,000 से ज्यादा लोग इस काम में लगे हुए हैं। 38,000 से ज्यादा शिष्ट शौचालय हैं और इनका कोई पुरसहाल नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट इसको रोक चुका है, इसको दंडनीय अपराध बता चुका है। और सीवर में सेप्टिक टैंक में की सफाई करते समय कितने लोगों की जान जाती है। बुलेट ट्रेन की बात होती है लेकिन उसके लिए कोई मशीन का इंतजाम नहीं है और उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। हम लोग इस इशू के लिए भी लड़ते रहे हैं और हम जानते हैं कि इस इशू पर जब तक की बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी इस पर भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। राकेश जी, आप इफ्ता चलाते हैं, इफ्ता के राष्ट्रीय महासचिव हैं। संस्कृति की क्या हालत है? उत्तर प्रदेश एक जमाने में और खास करके आपका शहर लखनऊ तहजीब के लिए जाना जाता था, उस सेक्टर का क्या हाल है? देखिए, पूरे मैं समझता हूं कि जो भी सरकारें आई हैं, यानी अगर केंद्र में नेहरू की परिकल्पना छोड़ दिया जाए जब अकादमीज बनी थी, और उसी तर्ज पे तमाम प्रदेशों में भी अकादमियां बनी और माना यह गया था कि ये स्वायत्त रूप से चलेंगी और कलाकार ही इसको चलाएंगे, राजनीतिक कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो परिकल्पना के स्तर पे एक आध अकादमी ऐसी है, जो साहित्य अकादमी, वो भी दखलंदाजी का शिकार है, जो केंद्रीय है, लेकिन फिर भी उसमें चुनाव होता है। लेकिन प्रदेशों के स्तर पे और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो अकादमियां हैं वो पूरी तरह से राजनीतिक दखलंदाजी का शिकार हो गई। तो ये जो वाजिद अली शाह का शहर, जो संस्कृति का गढ़, वो एक बहुत ध्वस्त किले में तब्दील हो चुका है। और इसमें यानी ऐसी भी दुर्दशा देखने को मिली कि जिनका नृत्य संगीत थिएटर से कोई वास्ता नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट वाला है वो थिएटर का चेयरमैन है, या कोई इस तरह का, कोई भी, आप कुछ भी समझ सकते हैं कि किस तरह की है। लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि अभी रूपरेखा जी ने जहां से बात शुरू किया थी शिक्षा के क्षेत्र में, यानी लगभग 70 साल हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में अभी भी जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से जो साक्षरता, जिसको भी हम खाली ये कहें कि वो कितना और पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो 65-66% के आसपास है। और महिलाओं की स्थिति यह है कि वो पुरुषों से उसमें 20-22% पीछे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रदेश में अभी अगर 10 करोड़ महिलाएं हैं तो उनमें से कितनी तो अभी निरक्षर हैं, यानी वो 60% के करीब निरक्षर हैं इस प्रदेश में। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं और जो मतलब विकास की बातें सारे दल कर रहे हैं, लेकिन मैं तो चूंकि अपने दल के साथ बहुत घूमा हूं गांव के अंदर तक, बहुत सारे जिलों में, तो ये शहरी जहां पे आबादी है और खास तौर से जो कुछ बड़े महानगर हैं, वहां की सड़कों में तो आपको कुछ विकास का कुछ आंशिक वो मिल जाएगा, लेकिन
सुदूर उसमें जो सड़कें हैं वो सड़क है कि गड्ढा है, इसको आप तय नहीं कर पाएंगे, और न जाने कब से है और अनंत काल से लोग इस तरह से चल रहे हैं। ठीक। तो पलायन होता है वहां से। पर्यावरण के जो मुद्दे हैं, पेड़ आपको कहीं पूरे विकास के मॉडल में मिलेंगे ही नहीं दूर दूर तक। पहले आप जाइए, थोड़ी दूर बाद पेड़ की छाया में कहीं बैठ जाइए। अब जो बड़े हाईवेज बन रहे हैं उनमें पेड़ गायब हो गए हैं। ठीक, तो आता हूं आपके पास में। मेहरू जाफर साहिबा, आपका ताल्लुक लखनऊ से है, आप यहाँ पली बढ़ी, यहाँ पत्रकारिता आपने की, फिर एक लंबे अरसे तक आप विदेशों में भी रही और अब वापस आकर के आप उत्तर प्रदेश को कैसा पाती हैं, और अभी जो जिन इश्यूज की तरफ यहाँ इशारा किया गया, बातचीत हुई कि सिविल सोसाइटी के जो राइट्स होते हैं, जो बुनियादी हक हैं कि पीने का साफ पानी मिले, अच्छी सड़क हो, बिजली आए, क्या वो सब हो रहा है उत्तर प्रदेश में? और क्या इन इलेक्शन में ये सारे जो इश्यूज हैं ये मुद्दा बन पाए हैं? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इनको एड्रेस करने की बात कही है? 2012 से पहले मैं हिंदुस्तान में नहीं थी, तो इलेक्शन सिर्फ टीवी पे देखा था, और 2014 में मौका नहीं मिला था गांव में जाने का। तो इस बार मैं बहुत घूमी। हम लोगों ने शुरुआत की रायबरेली, अमेठी, जहाँ जहाँ ये प्रसिद्ध पॉलिटिशियंस थे उनका पीछा करने की कोशिश की। जब अखिलेश मलिहाबाद में एड्रेस कर रहे थे रैली, तो हम लोग वहाँ गए, काकोरी गए, कन्नौज गए, और अंदर, मतलब बिल्कुल अंदर तो नहीं गए, लेकिन ये जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस बनी है उसका भी इस्तेमाल किया। बहुत खूबसूरत एक्सप्रेस वे है, लेकिन जैसा राकेश जी ने कहा कि पेड़ों का नाम निशान नहीं है। और जो बड़े लहलहाते गेहूं के खेत देखे और सरसों के खेत देखे, लेकिन वो एग्रीकल्चरल स्पेस कुछ हमें श्रिंक होती हुई दिखी। और गांव के अंदर बड़ा ही कलरफुल कॉम्प्लेक्स माहौल है। एक गांव कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में जो आता है, बहुत ही इंटीरियर में है, वहाँ पे 150 घर हैं और हर घर में एक टॉयलेट है, और जिसको मैंने इस्तेमाल भी किया, तो वो देख के खुशी हुई। लेकिन उसी घर में एक बच्चा मिला जो MA कर चुका है, और वो कंफ्यूज था कि अब आगे क्या करूं, क्योंकि वो खेती नहीं करना चाहता है। तो उसने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा, उसमें वो हार गया। तो आजकल वो मतलब ऐसे ही घूम रहा है गांव में, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। तो बहुत ही कलरफुल कॉम्प्लेक्स रायबरेली, अमेठी में जाके बहुत ही अफसोस हुआ कि कोई डेवलपमेंट लगता है नहीं हुआ। जो प्रधानमंत्री की और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी रहे हैं। बिल्कुल। तो ताज्जुब भी होता है कि कुछ ना करते हुए भी लोग कैसे हर 5 साल के बाद पहुंच जाते हैं वोट मांगने। तो लोगों ने कहा कि हम कांग्रेसी रहे हैं जनरेशन से, तो हम इनको जिताएंगे तो जरूर, लेकिन इन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं है। तो इस तरह की गुफ्तगू हुई और बिल्कुल मायूसी भी नहीं लगी। द सिनेरियो इन द विलेजेस इज नॉट pathetic. You know, we also talk to female midwives. तो एक जिनकी उम्र अब 50 साल की है, कहती मैं 30 साल से 20 बरस की थी जब से मैं मिडवाइफरी कर रही हूँ। कहती हमेशा मुझे कभी डर नहीं लगा गांव से गांव घूमने में, और यहाँ के जो विलेजर्स हैं इन्होंने हमेशा हमें प्यार और सपोर्ट दिया। तो वहाँ जाके लगा कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी नहीं है, और जो रेप्स होते भी हैं शायद वो रिवेंज, बदला और लेने के लिए होते हैं। फैमिलीज में झगड़ा होता है, फिर इंडिविजुअल सफर करते हैं, और इंडिविजुअल में औरतें सफर करती हैं। तो मगर आम लोगों ने ये नहीं कहा कि हम 6 बजे के बाद, अंधेरे के बाद निकल नहीं सकते। आप कहना चाह रही है कि कुछ काम हुआ है, डेवलपमेंट भी हुआ है जी। सूरत हाल इतनी खराब शायद नहीं है जितनी बताई जाती है, और कुछ बड़े हंस के खुशहाली से लोगों ने हमसे बातें की जी। और ये भी कहा कि नेताओं पे उनका विश्वास नहीं है जी। और कंफ्यूजन भी है कि जब हमारे नेक्स्ट जनरेशन खेती नहीं करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आता हूं आपके पास अपॉर्चुनिटीज में। नहीं। रूपरेखा जी,
उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि जो 3 बड़े दल या गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, किसी पर परिवारवाद का आरोप लगता है, किसी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगता है। ऐसे में अगर आपको चुनना हो तो आपके सामने क्या ऑप्शन? देखिए, जो बिल्कुल आदर्श नेता होना चाहिए, ना तो वो हमारे सामने है, ना ही आदर्श पार्टी हमारे सामने है। इसलिए हम वोटर्स के सामने सिर्फ जो कहते हैं लेसर इविल, कम बुरे को चुनने का ही विकल्प आमतौर पे रहता है। और मुझे नहीं लगता है कि पिछले तमाम वर्षों में जो भी काम हुआ उसमें हम सिर्फ काले रंग से ही उसे पेंट कर सकते हैं। कुछ चीजें बेहतर भी हुई हैं, सकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, लेकिन ये बात सही है कि जनता के लिए पूरी तरह से समर्पित होके उनकी एक एक परेशानी को समझ के और उसके लिए एक सिस्टेमिक, एक संस्थागत सॉल्यूशन निकालने की कोशिशें कम हुई हैं, लेकिन जल्दी से कुछ फौरी राहत देने के काम हुए हैं। जैसे कि लड़कियों की शिक्षा में पहले से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। राकेश जी ने जो साक्षरता का आंकड़ा दिया वो शायद बहुत पुराना है। साक्षरता दर यूपी का काफी पहले से बढ़ा है, उसमें औरतों का भी काफी बढ़ा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो सामाजिक मुद्दों पे अवेयरनेस अब साक्षरता मिशन की परिभाषा के अनुसार उसका हिस्सा होना चाहिए, उस मामले में साक्षरता देने वालों ने भी कम काम किया है। औरतों के मामलों में पुलिस के आधुनिकीकरण से हम लोग तो चूंकि ये काम बहुत करते हैं, हमें कुछ विजिबल डिफरेंस, बेहतर परिवर्तन नजर आया कम से कम लखनऊ में। लेकिन फिर भी औरतों पे जो जुल्म होते हैं उनमें जो एक संस्थागत परिवर्तन होना चाहिए, पूरा सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए उस दिशा में। तो मेरा कहना यह है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें देती है जहां से हम एक नई जनरेशन को नए डेमोक्रेटिक मूल्यों के साथ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसको एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया। जी, डॉक्टर मंसूर हसन साहब, जो यूपी की, उत्तर प्रदेश की राजनीति है, पॉलिटी है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या आप समझते हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर मेजर सर्जरी की जरूरत है और एक बेहतर पॉलिटिकल पार्टी इवॉल्व हो जिसके ऊपर ना तो करप्शन का चार्ज हो, ना कम्युनलिज्म का चार्ज हो, ना नेपोटिज्म का चार्ज? देखिए, मुझे यकीन है कि आप इससे एग्री करेंगे कि जो जिन आइडियल्स के ऊपर हम लोगों ने शुरू की थी, हिंदुस्तान को बनाया था, वो सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फॉर फ्रीडम, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अगर ये आइडियल्स हम लेकर नहीं चलेंगे और यही हमारी बुनियाद है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ट्रेजेडी होगी और ये बहुत बड़ा इसमें रोल यंगस्टर्स का आएगा। देखिए, यंगर जनरेशन इज कमिंग अप, तो मुझे उम्मीद है कि बाय गॉड्स ग्रेस यंगस्टर्स में कॉन्शियसनेस आ गई है राइट एंड रॉन्ग की। वो ट्रेडिशनल वे में नहीं सोच रहे हैं कि भाई कम्युनलिज्म और कास्टिज्म। आई थिंक आई एम वेरी होपफुल दैट दे विल बी, एक बड़ा चेंज आएगा और हम यंगस्टर्स पे भरोसा करें और उनको सपोर्ट करें और आर्टिकुलेट करें। देखिए, हमारे पास कितने अब जरिए हैं डिस्कशंस के, मीडिया है, डिजिटल मेथड्स हैं, सेमिनार, सिंपोजियम, जैसा आप कह रही हैं, स्कूलों में, कॉलेज में, लेट देयर बी डिबेट एंड डिस्कशन ऑन द वैल्यूज ऑफ लाइफ, ऑन आवर आइडियल्स ऑफ आवर कंट्री। आई एम ग्रेटली होपफुल दैट हमारे यहाँ बड़ा जखीरा है ऐसे लोगों का, और I think that if we trust our youngsters and support them and encourage true debate and not go back to the hackneyed themes of communalism, casteism, I mean, वो जरूरी है उनका डिस्कशन, मगर let us look forward, let us look up, एक आगे बढ़े, देखें कि क्या हो रहा है और लर्न करें। We must learn what is happening in our neighborhood, हमारे नेबरिंग कंट्रीज में क्या हो रहा है। अगर हम उन्हीं आइडियल्स पे चले जाएंगे, रिग्रेस बैक टू दोस आइडियल्स। तो वंदना जी, आप तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रही हैं, पत्रकार भी रही हैं, अभी भी लेखक हैं, जागरूक नागरिक हैं। जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जो इस आइडियोलॉजी की बात होती थी कि अगर समाजवाद की बात करें तो समाजवाद का एक बहुत विकृत रूप नजर आता है, अगर दलित राजनीति की बात करें तो उसका भी एक विकृत रूप सामने आता है।
और जिसकी तरफ डॉक्टर साहब इशारा कर रहे थे कि एक सेकुलर पॉलिटी होनी चाहिए जिसमें बराबरी की बात हो, सबको समान अधिकारों की बात हो, वो फिलहाल तो नजर नहीं आती। आप ठीक कह रहे हैं, नजर नहीं आती। देखिए, एक तो जो नजर नहीं आती वो मैं ये कहूंगी कि हमें शिकायत करने का कोई हक इसलिए नहीं है कि ये जो पुरानी कहावत थी यथा राजा तथा प्रजा, अब तो हम चुनते हैं ना, तो ये यथा प्रजा तथा राजा, यानी कि हम हर वक्त करप्शन की बात करेंगे कि हमारे लड़के का एडमिशन करा दो, जो खर्चा हो वो हो जाए, हमारे लड़के का ट्रांसफर करा दो, जो खर्चा हो वो हो जाए, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि बाकी सब साफ होंगे। और हर जगह जहां हम बैठते हैं वहां हम सिर्फ करप्शन की बात करते हैं, जबकि हम खुद करप्शन में डूबे होते हैं। दूसरी चीज ये है कि शिक्षा की, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि उनमें वैल्यूज जाए। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो पहले से ही समाज को दो भागों में बांट देती है, एक रूल्ड और एक रूलर्स। एक तरफ कॉन्वेंट शिक्षा है और एक तरफ सरकारी शिक्षा है, और दोनों में बहुत क्वालिटी का बहुत फर्क है। अभी हमारे यहाँ एक फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि जितने सरकारी ट्रेजरी से जिनको पैसा मिलता है वो लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, और अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा अफसर और उसका चपरासी का बच्चा भी वही पढ़ रहा होगा तो स्कूल की पढ़ाई की क्वालिटी जाहिर है बेहतर होगी। हम लोग भी ऐसे स्कूलों में पहले पढ़े। तो जी माफ कीजिए, वक्त का हमारे साथ इस चर्चा के अंतिम चरण में है। जो वंदना जी कह रही है कि क्या विकल्प है उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के सामने कि वो जातिवादी, भ्रष्ट और सांप्रदायिक पार्टियों के अलावा कुछ और चुन सके? देखिए, विकल्प तो जनता के मुद्दों पे बहुत सारे संघर्षों के बीच से निकलेगा, और जैसे ठीक है कि वो मुद्दे उतने सामने नहीं आ पाए, लेकिन किसानों ने अपने तमाम सवालों को लेकर के उनके संघर्ष का दूसरा स्वरूप रहा है। मान लीजिए कि वो सीधे संगठित नहीं हो पा रहे हैं, तो वो यहाँ तक हो रहा है कि आत्महत्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगभग कई हजार किसानों ने बुंदेलखंड में आत्महत्या की है, लेकिन मैं समझता हूँ वो भी एक तरह का प्रतिरोध है, क्योंकि वो अपनी बात कह पाने में सक्षम सीधे नहीं, तो वो इस तरह प्रतिरोध कर रहे हैं। एक ध्यानाकर्षण होता है, तो मुद्दों पर ध्यानाकर्षण करने के तरीके दूसरे तरीके से खोजे गए, जो कि उचित नहीं है। कि जबकि ध्यानाकर्षण तो इस तरह होना चाहिए कि ज्यादा संख्या में लोग मुद्दों को लेकर के खड़े हों, आंदोलित हों, लेकिन आंदोलन नहीं हो पा रहे हैं तो वो दूसरे तरीके खोजे जा रहे हैं। तो इसको मैं समझता हूं कि इसके भी इन तमाम सवालों के ऊपर छात्रों ने, नौजवानों ने बहुत सारे जो आंदोलन किए, प्रदेश पर भी उसका प्रभाव पड़ा है, और ये आंदोलनों से ही कोई नया रूप निकलेगा। जी, मेहरू जाफर साहिबा, आपको क्या लगता है कि 11 मार्च के बाद जो चुने हुए सदस्य होंगे 403 उत्तर प्रदेश विधानसभा के, जो इस भवन में बैठेंगे और जो नई सरकार बनेगी, जो अभी यहाँ बातें की गई हैं उसे वो कितना आपकी नजर में एड्रेस कर पाएंगे, या अभी उत्तर प्रदेश अभिशप्त रहेगा यही सब देखने के लिए जो पिछले 20-25 वर्षों से वो देखता आया? अब उम्मीद पे दुनिया जीती है। उम्मीद है जिसको हमने वोट दिया है वही आके हमारी लीडरशिप करेगा। लेकिन जिस तरह की हमारी फ्यूडल सोसाइटी है उससे आउट ऑफ हैबिट ऑल्सो हम लोग कुछ अपने ही क्लैन, अपने ही ट्राइब को फॉलो करते हैं, तो वो बदलेगा। पहले जैसे आप जानते हैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, फिर और पार्टीज आई, तो इस तरह से जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर थ्रू द बैलेट बॉक्स बदल रहा है, ये एक मिराक्युलस सोशियोलॉजिकल फिनोमेना है। क्योंकि और कॉन्टिनेंट्स में जब लोगों ने तब्दीली चाही, रेवोल्यूशन चाहा, तो लोगों को कत्ल किया और बहुत बेइज्जत करके मार्केट स्क्वायर पे उन लोगों को का गला काटा। हम लोगों क्या है वायलेंस, बट इट इज नॉट प्री मेडिटेटेड इंडस्ट्रियल वायलेंस, यू नो, इट इज अ स्पॉन्टेनियस वायलेंस। तो जिस तरह से एक हरिजन परिवार की एक सदस्य थ्रू द बैलेट बॉक्स पावर पाती हैं और वोट हमारा पाती हैं, तो दिस इज पॉलिटिकली स्पीकिंग अ मिरेकल। तो मैं ये बात जरूर एम्फसाइज करूंगी कि जब तक कम्युनल हार्मनी नहीं होगी तब तक विकास आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक आपके स्ट्रीट्स पे वायलेंस होगा और नेबर को का खून चूसना चाहेगा, तब तक दुकानें, मार्केट प्लेस विल नॉट फ्लरिश। जी, बहुत शुक्रिया मेहरू जाफर साहिबा, राकेश जी, वंदना मिश्रा जी।
डॉक्टर तारिक मंसूर साहब, माफ कीजिए, डॉक्टर मंसूर हसन साहब और रूपरेखा वर्मा जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो हमारे मेहमानों का मानना है कि अगली 11 मार्च को उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी वो उन जन आकांक्षाओं की, उन उम्मीदों की पूर्ति करेगी जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें वोट दे रही है। तो राज्यसभा टीवी पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।